जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस के हो रहे एग्ज़ाम के बारे में, जो 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए आप लोग बने रहें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कुणबी नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और अपना मिलान करते चलिएगा कि आप लोग ने कितना सही करके आए हैं एग्जाम में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोवा राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से गोवा के कुणबी आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य फुगड़ी, ढालो, देखनी और कुणबी नृत्य है। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि फुगड़ी, ढालो, देखनी और कुणबी गोवा का ही नृत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं। रठावा निघेर नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोक नृत्य है। बताइए आप लोग कि रठावा निघेर नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से होली रंगों के त्योहार के दौरान 5 दिनों तक किया जाता है। गुजरात के प्रमुख नृत्य गरबा, डांडिया, भवाई, तिप्पानी, पाधर और हुडो शामिल है। गरबा और डांडिया जो नवरात्रि के दौरान नवरात्रि देवी की पूजा के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन सी गुजरात होगा। और गुजरात का अन्य लोक नृत्य आप लोग भी याद रखिएगा कि गरबा हो जाएगा, डांडिया रास और भवाई तिपानी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर के लेखक कौन है। बताइए आप लोग कि प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर के लेखक कौन है। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। लेखिका के बारे में, इस उपन्यास की लेखिका प्रिया हजेला है। यह उनका पहला उपन्यास है जिसे हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके विषय या थीम के बारे में जानते हैं। यह कहानी 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह उन शरणार्थियों के संघर्ष और अटूट साहस को दर्शाता है जो अपना सब कुछ खोकर फिर से जीवन शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रिया हजेला। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल की वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली से प्रभावित है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल की वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली से प्रभावित है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के मुख्य रूप से बौद्ध विहार शैली से प्रेरित है, जो एक पिरामिडनुमा 4 मंजिला इमारत है। इसे हवा महल भी कहा जाता है, जिसमें 176 नक्शीदारी खंभे हैं। यह संरचना इंडो इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण है, जो हिंदू और बौद्ध शैलियों से गहरे रूप से प्रभावित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण आपका देखिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1571 से 1585 ईस्वी के बीच करवाया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और यह शहर आगरा के पास स्थित है। इसे अकबर ने अपनी नई राजधानी के रूप में भी बसाया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बौद्ध विहार या मंदिर शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1969 में 14 निजी बैंकों
के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण से पहले भारत का एकमात्र राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक बैंक कौन सा था? बताइए आप लोग कि 1969 में 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीय पैमाने पर राष्ट्रीयकरण से पहले भारत का एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इतिहास जानते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। पहले राष्ट्रीयकरण गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है। 1969 की घटना 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक साथ 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन एसबीआई इससे 14 साल पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन चुका था। तो इस तरह आप लोग का आंसर आ चुका होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में स्थित है? आप लोग को बताना है कि कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में स्थित है। फोर्ट विलियम, हवा महल, हुमायूं का मकबरा या आगा खान पैलेस। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। हुमायूं का मकबरा के बारे में जानते हैं। यह मुगल वास्तुकला के एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने 1565 से 1572 के दौरान बनवाया था। इसे 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। फोर्ट विलियम के बारे में जानते हैं। यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसे ब्रिटिश काल 1781 के दौरान बनवाया गया था। हवा महल देखिए कि यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। आगा खान पैलेस के बारे में देखिए, यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसका ऐतिहासिक महत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी की नजरबंदी से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग का सही आंसर आगे होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि मटर का पौधा किस पेड़ या अन्य सहारे पर किसके माध्यम से चढ़ता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रतान के माध्यम से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अपना मिलान करते चलिएगा कि आप लोग ने कितने सही करके आए हैं। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य शासन पर कौन बैठा था? आप लोग इसका जवाब दीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य शासन पर कौन बैठा था। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। 297 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य शासन पर बैठा था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिंदुसार के बाद उनके सिंहासन पर कौन बैठा था। बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे शासक थे जिन्होंने लगभग 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार को यूनानी लेखकों द्वारा अमित्र घात कहा गया, जिसका अर्थ है शत्रुओं का वध करने वाला। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंदुसार। नेक्स्ट वन चलते हैं दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि प्रयागराज में अर्ध महाकुंभ चल रहा है, यानी माघ मेला, और इसके नेक्स्ट पिछले मंथ ही 2025 में महाकुंभ लगा था। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 12 वर्ष पर। प्रयागराज में मुख्य कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। हालांकि
12 कुंभ अर्थात 144 वर्ष पूरे होने पर 144 वर्ष के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें 2025 का महाकुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और यह भी याद रखिएगा, ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है। और महाकुंभ भारत में 4 जगह पर लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस किस जगह पर और किस किस नदी के किनारे लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि अमरबेल और किलनी या चिचड़ी किस प्रकार के वह जीवों के उदाहरण है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी परजीवी होगा। देखते हैं इसके बारे में कि परजीवी ये वो जीव होते हैं जो पोषण के लिए किसी अन्य जीवित जीव पर निर्भर रहते हैं। यह पोषक को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन उसे तुरंत मारते नहीं हैं। अमरबेल के बारे में कुछ जानते हैं फैक्ट। यह एक पादप परजीवी है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। यह दूसरे पेड़ों पर लिपट जाता है और अपनी विशेष जड़ों के माध्यम से उस पेड़ से तैयार भोजन सोख लेता है। आप लोगों ने अमरबेल देखे होंगे, जैसे बैर और पर एक पीला कलर का चढ़ा रहता है। दूसरा देखिए कि किलनी या चिचड़ी ये जंतु परजीवी है। ये कुत्ते, मवेशी या इंसानों की त्वचा पर चिपक जाते हैं और उनका खून चूसकर पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि DPIIT के आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। आप लोग ने प्रीवियस सेट में ही देखा था कि इससे रिलेटेड मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आप लोग इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा कि क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश ही देता है। तो आप लोग बताइए इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर मानी जाती है। हालांकि यह ऊंचाई पृथ्वी दूरी पर एक समान नहीं होती है और क्षोभमंडल में ही आपका मौसम परिवर्तन वाली घटनाएं देखी जाती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आइए इसके बारे में देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था और वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है दोस्तों। यह भी फैक्ट याद रखिएगा। और इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि आनंद मठ की कहानी 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह और 1770 के बंगाल के विनाशकारी अकाल पर आधारित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अनुसार मैक्रोफोन किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। देखिए कि मैक्रोफोन के बारे में पूछा है कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तनी हुई झिल्ली वाले यंत्र या अवनद्य यंत्र। आइए इसकी फैक्ट देखते हैं। मैक्रोफोन वो वाद्य यंत्र है जिसमें ध्वनि की एक तनी हुई झिल्ली या खाल को पीटने या थपथपाने से उत्पन्न होती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में इन्हें अवनद्य वाद्य कहा जाता है। उदाहरण जैसे याद रख लीजिएगा कि ढोलक, तबला, मृदंगम, नगाड़ा, ड्रम, ढोल इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ बृहदेशी के रचयिता कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मगध मतंग मुनि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि चालकोलिथिक शब्द का प्रयोग इतिहास के किस काल को दर्शाने के लिए किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि चालकोलिथिक शब्द का प्रयोग इतिहास के किस शब्द के काल को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉपर और तांबा, यानी तांबा और पत्थर के युग को। आइए इसके फैक्ट देखते हैं। चालकोलिथिक युग मुख्य रूप से कॉपर और स्टोन के युग माना जाता है। इसे ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है, जो नव पाषाण और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल है। इसके बारे में देखते हैं कि चालको का अर्थ तांबा और लिथिक का अर्थ पत्थर होता है, इसलिए दोनों को मिलाकर चालकोलिथिक शब्द बना। इस युग में पत्थरों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल किया गया था। समयकाल इसका देखते हैं कि भारत में यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसका अन्य नाम कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलता है कि तरल पदार्थ जैसे गैस और तरल द्वारा लगाए जाने वाला घर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कर्षण या ड्रैग हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्या कि तरल पदार्थ द्वारा किसी गतिशील वस्तु पर लगाए जाने वाला घर्षण बल को मुख्य रूप से कर्षण, ड्रैग या द्रव घर्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है। बताइए इसका कि वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक। आप लोग बताइएगा कि कोई ठोस बिना द्रव में बदले हुए गैस बन जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की भूगर्भपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद सिलिका होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सरफेसी अधिनियम 2002 के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। बताइए इसका क्या उत्तर होगा कि सरफेसी अधिनियम किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बैंकिंग और वित्त क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का आया हुआ था कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा सही है आप लोग को बताना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेट्युटस। ग्रेजुटुअस का मतलब होता है बिना किसी अच्छे कारण या मुफ्त। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ब्रिक्स का सही विलोम शब्द चुनना था, तो आप इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धीमा। ब्रिक्स का मतलब होता है कि फुर्तीला, तेज, इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा स्लो, धीमा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम कास्ट द फर्स्ट स्टोन। इडियम एंड फ्रेज है कि कास्ट द फर्स्ट स्टोन का आप लोग को मीनिंग बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा टू बी द फर्स्ट टू सिटीजन और फाइंड फॉल्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड एक्टिव का आप लोग को एंटोनिम यानी विपरीतार्थक शब्द बताना है, उल्टा शब्द बताना है। एक्टिव जैसे आप लोग जान रहे हैं कि सक्रिय,
इसका उल्टा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इसमें भी एंटोनिम पूछा है बैरो का। आप लोग बताइए कि बैरो का क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लैंड। तो जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देखिए कि एसएससी एमटीएस का 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हमने सभी जीके जीएस क्वेश्चन का एनालिसिस करा दिया है। तो आप लोग से एक छोटी सी भी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, और यदि कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।